हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। पूरा देश गुजरात के इलेक्शन के रिजल्ट समझना चाहता है, और वो इसलिए भी कि 27 साल बीजेपी की वहां सरकार रह चुकी। उसके बाद वहां की जनता ने 5 साल और दिए हैं बीजेपी को। ऐसी हालत में जबकि मोरबी का पुल गिरा और ये बात सामने आई कि खुद बीजेपी आरएसएस के लोग उसके पीछे थे, एक इंसानों की गलती की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। इसके अलावा भी वहां विकास तो नहीं बल्कि ध्रुवीकरण की राजनीति जिस तेजी से होती है, जैसा कि अमित शाह जी ने भी कहा कि हमने 2002 में दंगाइयों को सबक सिखा दिया और उसके बाद अब यहां दंगे नहीं होते। वो सीधा निशाना मुसलमानों पर था। बुलडोजर भी लाया गया ताकि एक खास किस्म की हवा चलाई जाए। इस सब को समझने के लिए आखिर गुजरात में ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है, ये समझने के लिए मेरे साथ इस वक्त अहमदाबाद से खास मेहमान है जतिन पटेल साहब। जतिन जी पटेल नमस्कार। साहब नौजवान लीडर है, जाना माना चेहरा है, और 2015 में जो बीजेपी के खिलाफ पाटीदार मूवमेंट चला था उसके कन्वीनर थे। बीजेपी ने वहां पाटीदार लोगों में से 14 लोगों को मारा था उनकी सरकार ने। उसके बाद बीजेपी के खिलाफ एक बाकायदा मूवमेंट चला था, आप लोगों को याद होगा। जतिन पटेल साहब अब कैसा महसूस कर रहे हैं, बीजेपी की फिर से सरकार बनी है, ये जानने के लिए जतिन पटेल साहब बताइए क्या कुछ है। अहमदाबाद से आप बताइए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ समझ रहे हैं इस नतीजे का मतलब। 27 साल से यहाँ शासन में है, आप देख सकते हैं। हमने 2017 में भी बात किया था, जैसे ये लोग पोलराइजेशन की जो गेम करते हैं, राजनीति को समझते हैं, इनके पास संगठन है, कैडर है, और ये मेहनत भी बहुत करते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। आपने इस बार के चुनाव में देखा होगा 2022 के, कि मोदी जी से लेके अमित शाह तक सारे लोग ने जमीन पे दिन रात रैलियां कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, भीड़ जुटा रहे, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इनके पास संगठन है, इसलिए ये लोगों को रिजल्ट मिल रहा है। कांग्रेस के पास संगठन होने के बावजूद इस इलेक्शन में उन्होंने कोई मेहनत नहीं किया, जरा भी मेहनत नहीं किया। उसके बाद आती है आम आदमी पार्टी की बात, तो आम आदमी पार्टी ने मेहनत बहुत किया गुजरात में, लेकिन उसके पास संगठन नहीं था। तो कुल मिला के इसका जो ध्रुवीकरण हुआ, इसको 2020 के अभी इसी साल के पंचायती चुनाव गांधीनगर के आप देख सकते हो, वो रोल मॉडल बना के वही थियोरी से इन लोगों ने ये 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा है, भारतीय जनता पार्टी ने, कि गांधीनगर की पंचायत में आज तक, आजादी के बाद आज तक कभी बीजेपी की पंचायत नहीं बनी, सरकार नहीं बनी, पर आम आदमी पार्टी को वहां कांग्रेस के सामने सीधा भिड़ा के उन्होंने जो पोलराइजेशन किया और उसका जो उनको रिजल्ट मिला, वही रिजल्ट के बिहाफ पे इन लोगों ने पूरा थियरी अपनाया और ये इलेक्शन 22 का उन्होंने लड़ा। आम आदमी पार्टी की वजह से बीजेपी ने गांधीनगर जिला पंचायत जीत ली, वो पूरा उनके हाथ में आ गया आजादी के बाद पहली बार। वैसे ही उन्होंने इतना बड़ा रिकॉर्ड जो भारतीय जनता पार्टी ने अभी 157 बनाया, जो माधव सिंह सोलंकी के वक्त बना था 149 कांग्रेस का, उसके बाद उनका रिकॉर्ड तोड़ के आज पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने 150 सीटें निकाली है। तो ये उनकी मेहनत तो कह ही सकते हैं। और पोलराइजेशन में वो मास्टर है, उसमें अभी कांग्रेस के पास अभी कोई नेतृत्व है नहीं यहाँ गुजरात में। कांग्रेस मेहनत भी नहीं कर रही है, ना ही चेहरे बदल रही है। आपको ये तो मानना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार ऐसे ऐसे उनके चेहरों की टिकटें काटी है, जो भूतपूर्व सीएम रहे हैं, डेप्यूटी सीएम रहे, जो गृह मंत्री रहे, जो शिक्षा मंत्री रहे, इन लोगों को टिकट नहीं दिया। ये चीज कांग्रेस नहीं कर सकती, ये इन्होंने किया, इसलिए ये लोग जीत रहे हैं। ये लोग नए चेहरे बना रहे हैं, चाहे भले ही उनके पपेट्स हो, लेकिन ये लोगों को दिखा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और पूरा माहौल बनाते हैं। तो ये चीज आज की तारीख में विपक्ष में कहीं देखी नहीं जा सकती, दिखाई नहीं देती है, इसीलिए ये लोग जीत रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस के ऐसा बताया गया कि वहां जो कैंपेन कमेटी, उसके प्रेसिडेंट, उनके नाम आखिर तक भी नहीं ऐलान किए गए। ये नहीं बताया गया कि आखिर कौन लीड कर रहा है कांग्रेस को पूरे स्टेट में। इतने बड़े इलेक्शन में ऐसा क्यों? क्या कांग्रेस वाकई अंदर से कमजोर है? क्या कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए हैं? क्या डेमोक्रेसी को कमजोर कराने के प्रोजेक्ट का हिस्सा कांग्रेस भी बन गई है? क्या है, मतलब किस तरह से आप देख रहे हैं? देखो, गुजरात कांग्रेस का एक भी चेहरा मुझे आज तक ऐसा नहीं दिखा कि जिसको गुजरात की राजनीति और गुजरात की जनता की समझ हो।
एक आदमी था, अहमद पटेल, उसको सब समझता था, गुजरात की जनता भी समझती थी और कांग्रेस भी समझता था, और वो था तब तक कांग्रेस मजबूत थी गुजरात में, और वो मैनेज करता था सबको। लेकिन अहमद पटेल के जाने के बाद आप देखो तो कोई ऐसा चेहरा गुजरात में फिलहाल कांग्रेस के पास नहीं है जो कांग्रेस को ठीक ठाक से खड़ा कर पाए गुजरात के अंदर। अभी आप समझ लो, भरत सिंह सोलंकी ने रिजल्ट के 2 दिन पहले एक, भरत सिंह सोलंकी हालांकि कांग्रेस के कोई पद पे नहीं है, ना ही वो इलेक्शन लड़े हैं, कोई उनका रोल नहीं है, फिर भी जो अध्यक्ष को बोलना चाहिए, अध्यक्ष कभी मीडिया प्रेस करके नहीं बोलता, और भरत सिंह सोलंकी कांग्रेस के बिहाफ में प्रेस करके कहते हैं कि हम लोग 115 सीट लेके आ रहे हैं, हम लोग सरकार बना रहे हैं, और हम आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। अरे भाई, गठबंधन तो दूर की बात है, अभी तो विपक्ष में बैठने के लायक नहीं रहे। तो ये सब स्टेटमेंट देने के बावजूद भी पार्टी ऐसे लोगों को चला लेती है, ऐसे लोगों को सुन लेती है और इनको बिठाती है आगे फ्रंट रो में, तो यही पार्टी का पतन करते हैं। तो अच्छा, आम आम गुजराती जो बीजेपी को पसंद नहीं करता और उसको ऑल्टरनेट नहीं मिल रहा है, वो क्या कुछ उसमें कितनी क्या क्या सोच है? अब क्या लगता है, क्या सरेंडर के पोजीशन में है, या कोई उम्मीद अभी है? क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कहीं कोई उम्मीद है? क्या कुछ है? अब क्या सोच है? ये देखो, गुजरात ऐसी भूमि है, सब जानते हैं, यहाँ से गांधी निकले हैं, यहाँ से सरदार पटेल निकले हैं, तो ये तो नहीं कह सकते कि यहाँ विद्रोही नहीं है। यहाँ पे भी आपको विद्रोही मिलेंगे हमारे जैसे। 2017 में हम लोगों ने, 15 में हम लोगों ने आंदोलन किया, अमित शाह और नरेंद्र मोदी को हम मंच से गरियाते थे, मन से गालियां देते थे, तो हिम्मत किया था हमने, लेकिन सत्ता में वो कहीं ना कहीं पोलराइजेशन हो गया और वो राजनीति की तरफ चला गया। तो सत्ता 17 में भी आप देखोगे तो बीजेपी के सामने विरोध में खुल के प्रचार हुआ था और खुल के वोटिंग हुआ था। वो 99 पे सीटों पे आ गए थे, 117 से 99 सीटों पे उनका जितना मुश्किल हो गया था। वो जीते बिल्कुल कांग्रेस की गलतियों से, नहीं तो सरकार भी नहीं बना सकते थे उस बार। फिर इस बार आप देखो 2022 आया, तो इस बार भी जो विद्रोही थे, कांग्रेस ने तो पहले से ही कोई ऐलान ही नहीं किया था, ना ही कोई चेहरा था, ना कोई मेहनत कर रहे थे, नहीं कुछ कर रहे थे। तो आप वही देख सकते हो कि 2022 में वही लोगों ने आम आदमी पार्टी को खड़ा किया, मजबूत किया, और 12.9% वोट दिलाए। ये वोट कम नहीं होता है, मतलब लोग है आज भी तुम्हारे पास आने के लिए, लेकिन ढंग से अगर कोई मेहनत करेगा, मुझे लगता है अगर 27 में फिर से आम आदमी पार्टी इतनी मेहनत करेगी तो जरूर आगे बढ़ सकती है। और कांग्रेस में अभी ये सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ना ही कोई नेतृत्व ये लोग बदल रहे हैं, इनका क्या प्लानिंग है। और बात रही भारत जोड़ो यात्रा की, राहुल गांधी की, तो यहाँ बार बार आपने देखा होगा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा उठाया था कि राहुल गांधी पूरा देश घूम रहे हैं तो गुजरात क्यों नहीं आ रहे, भारत जोड़ो यात्रा में गुजरात का क्यों शामिल नहीं किया है, गुजरात को क्यों बाकात रखा है, ये सवाल बार बार उठे। तो पार्टी ने भी कभी उनके बिहाफ में कन्फेस नहीं किया, ना ही काउंटर किया। बीजेपी ने जितने भी सवाल किए और जितने भी बातें रखी, तो कहीं ये लोगों ने अपना जवाब नहीं दिया, काउंटर नहीं किया, नहीं कोई जवाब दिया। इसी के कारण लोगों के अंदर कहीं ना कहीं इनके प्रति जो भरोसा होता है वो कम होता जा रहा है। अच्छा, ये बताइए कि क्या गुजरात के लोग आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम समझते हैं? क्या ये समझते हैं कि कांग्रेस का सफाया करने के लिए बीजेपी आम आदमी पार्टी को इस्तेमाल कर रही है, या केजरीवाल की पार्टी एक सीरियस पार्टी के तौर पर उभर रही है जो बीजेपी का ऑल्टरनेट बनना चाहती है? क्या कुछ आम गुजराती, आप जैसे लोग क्या सोचते हैं? देखो, आम गुजराती जो होता है, प्रजा जो होती है, उनको तो कुछ समझ नहीं होता। उनके बीच में तो ये लोग जाते हैं, बातें करते हैं, वादे करते हैं कि हम आपको फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे, तो उनको तो यही पता है। लेकिन जो घूम रहे एज ए कार्यकर्ता, प्रचारक, जो लोगों के बीच में घूम रहे हैं, जो समाज के बीच में घूम रहे हैं, हालांकि चुनाव के वक्त ये सब बातें होती रहती है, आपको भी पता है कि कोई बात, और कंटेंट तो वहां से आते हैं, आपको पता ही है, ये सब कंटेंट लाए जाते हैं कि भाई ये उसकी बी टीम है, वो उसकी सी टीम है। तो ये ऐसा, ये कंटेंट जो होते हैं पोलराइजेशन के लिए ही होते हैं। तो ऐसी बातें काफी चली कि ये आम आदमी पार्टी आरएसएस की खड़ी की हुई पार्टी है, ये बीजेपी को फायदा कराएगी। पर उस वक्त आम आदमी पार्टी जितनी मेहनत कर रही थी, केजरीवाल जी, सिसोदिया जी, भागवत मान जी, ये सारी टीमें यहाँ उतरी थी जो जमीन पे मेहनत कर रहे थे, लोगों की भीड़ें भी आ रही थी, पब्लिक भी आ रही थी, बिना पैसों के पब्लिक आ रही थी। तो साफ देखा जा सकता था उसमें कि ये बिना पैसों की भीड़, बिना व्यवस्था की भीड़, प्रधानमंत्री की रैली होती है तो बसें सरकारी लगती है, तो फ्री में आते थे अपने खर्चों से,
फिर भी इतनी भीड़ इकट्ठा होना, मतलब लोगों ने उनको स्वीकारा था, उनके मुद्दों को स्वीकारा था। स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को लेके वो लोग चुनाव लड़े, लोग इकट्ठा हुए। पर जैसे ही वो हारे, उतनी सीटें नहीं निकली, तो आज वही लोग ये भी कहते हैं कि ये पूरा पोलराइजेशन आम आदमी पार्टी ने किया और बीजेपी को फायदा कराया आम आदमी पार्टी को। तो ये तो राजनीतिक बात है, ये तो सीधी साफ है, कोई भी कह सकता है। लेकिन मैं ये कहूंगा एज ए न्यूट्रल के ये जो आम आदमी पार्टी ने जो मेहनत किया है इस बार, वो काबिले तारीफ था। कांग्रेस ने इस बार कुछ नहीं किया, बिल्कुल आराम किया है। ना ही ये लोग जमीन पे उतरे, ना ही ये रोड पे आए, ना ही कोई मुद्दों को उठाया है। आखिर तक अपनी टिकटें भी डिक्लेयर नहीं किया थे, चेहरे भी डिक्लेयर नहीं किए थे, क्योंकि उनको पता था कि पहले से अगर हम कैंडिडेट को डिक्लेयर कर देंगे तो बीजेपी वाले उनको खरीद के ले जाएंगे और बाकी की हमारी टीम टूट जाएगी। तो ये डर है इनके पास यानी एक तरह से कांग्रेस ने पहले ही हार मान ली थी, आप ये कह रहे हैं, या पहले ही ये हार मान, स्ट्रेटेजी? बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस ने इस बार पहले से ही हार मान ली। हाँ, तो ये एक सबसे बड़ी, एक तरह से साइकोलॉजिकली अगर कोई किसी को अपने आप को हारा हुआ मान ले, फिर उसे कोई नहीं जिता सकता। अब ये बताइए कि क्या गुजरात में जो कुछ हुआ, आपके अंदाज से आपकी क्या सोच है? 2024 में पूरे देश में यही होगा जो बीजेपी वहां पर कामयाब हुई, या जो कुछ हमें हिमाचल में देखने को मिला, या उस लाइन पर जाएगा देश? आपका आपका क्या अंदाज है? ये सिर्फ गुजरात में ही इतना कर सकते थे? क्योंकि पोलराइजेशन जहां तक है, हिंदू मुस्लिम पर जो बात करते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत से मुझे मालूम हुआ है कि गुजरात में बहुत से गांवों में, बहुत सी जगहों पर ऐसे बोर्ड भी लगे हुए मिल जाते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र का एक तरह से प्रयोगशाला है, और उस किस्म की बातें होती हैं। तो क्या हिंदू राष्ट्र की प्रयोगशाला के तौर पर ही गुजरात उभर रहा है, बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, या ये कोई देश भर में ऐसा कुछ कामयाब हो सकते हैं? नहीं, जहां तक मुझे लग रहा है कि ऐसा तो बिल्कुल है नहीं। गुजरात की जनता समझदार जनता है, और उसको ऑप्शन मिलता है, सही ऑप्शन मिलता है जिसपे भरोसा कर सके तो जरूर उसको सपोर्ट करती है। देखो, आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल जी बाहर के, पार्टी बाहर की है, संगठन बाहर से सब चलाते, फिर भी उनको 12.9% वोट मिले। तो मतलब जनता बाहर के लोगों को भी स्वीकारती है, ना कि सिर्फ मोदी और अमित शाह को। तो मैं ये तो बिल्कुल नहीं मान सकता इसमें। और बात रही 24 की राजनीति की, तो मुझे लगता है जैसे इन लोगों ने गुजरात की राजनीति में आम आदमी पार्टी के जरिए जो पोलराइजेशन का गेम खेला है, वोटों के ध्रुवीकरण का, आगे भी उनका यही कुछ प्लानिंग होगा, देश में क्या लागू कराना क्या नहीं कराना। लेकिन ये लोग यहाँ सक्सेस हुए हैं बिकॉज गुजरात में इस बार आप देखो तो कोई ऑप्शन नहीं था पब्लिक के पास। पर इन लोगों ने ऐसे चेहरे भी टिकट दिया, बीजेपी ने भी ऐसे ऐसे चेहरों को टिकट दिया जो नए थे, साफ सुथरे थे, जेन्युइन थे, लोगों के बीच के नेता थे। तो हो सकता है ये उसका भी उनको बेनिफिट मिला हो। दूसरी पार्टियां ये सब नहीं समझ पाई, सोच पाई, जान पाई, वो ये अपने पुराने चेहरों को संभालने में लगी रही, इसलिए इनका नुकसान हुआ हो। तो 24 में हो सकता है कि आम आदमी पार्टी को भी बड़ा हो और ये ध्रुवीकरण हो और इनको फायदा भी हो, ठीक है। लेकिन गुजरात की राजनीति को समझने में जितने अमित शाह और मोदी महारत है, पता नहीं देश की राजनीति में वो कितना समझते हैं और लोगों को कितना, बाहर के राज्यों को कितना वो उसको क्रिटिसाइज कर पाते हैं, वो उस वक्त की बात है उनके ऊपर की। तो बहरहाल, अब आपको लगता है कि आने वाले 5 साल गुजरात के लिए अच्छे दिन होंगे? देखो, ये बिल्कुल अच्छे दिन नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ आपके पास अब विपक्ष ही नहीं बचा है। विपक्ष में कोई बैठने वाला, जनता की बात रखने वाला ही कोई नहीं है। और ये लोग तो सब जानते हैं यहाँ दिल्ली में बैठे बैठे क्या करते हैं। ये मनमाना शासन करते, एक आदमी का ही चलता है सारा सिस्टम, वो बोल दिया वही सही। तो वही चीजें यहाँ होगी, रबर स्टैम्प तो है ही पहले से ही, सीएम हो या गृह मंत्री हो, सब यहाँ रबर स्टैम्प। सेंट्रल में भी वही हाल है। तो यही चल रहा है, इसको तो मैं डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं मानता। तो ये चाइना वाली डेमोक्रेसी दिख रही है सीधी साफ। कहने को ये इलेक्शन हुए हैं, कहने को ये चुनाव हुए हैं, बाकी ये सब नाम के। इस बहुमत से जो जीत के बैठे हैं, वो किसी वैसे तो सुनते ही नहीं थे किसी की। विपक्ष था थोड़ा बहुत नाम के लिए, अब तो नाम के लिए भी नहीं रहा। तो 5 साल कैसे सुखी हो सकते हैं, अच्छे कैसे हो सकते हैं? यानी आपको नहीं लगता कि कुछ कुछ हालात बदलेंगे, कुछ लोगों को कुछ मिलेगा, कोई अच्छा शासन मिलेगा, कोई कुछ ऐसी उम्मीद आपको नहीं लगती?
नहीं, अब 27 की उम्मीद है, अब देखते हैं 27 में क्या होता है। अब तो यही उम्मीद के सहारे जिया जा सकता है। जी जी, एक जमाना था जब मोदी जी जब पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे, तब मुझे याद है कि एक बच्चे से बात कर रहे थे और उससे पूछा तुम क्या बनना चाहते हो, तो उस बच्चे ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। तो उससे उस टाइम कहा था कि 2024 के बाद के बारे में सोचना, उससे पहले तो मतलब एक इशारा दिया था कि मैं हूं। लेकिन अब 25 साल की बात करते हैं। अब ये कहते हैं कि 25 साल बाद देश में बहुत अच्छे हालात होंगे। आपको क्या लगता है बीजेपी लंबे समय के लिए केंद्र सरकार में बाकी रहने की तैयारी कर रही है? देखो, तैयारी करना तो सबका अधिकार है। कोई भी होगा पावर में, ताकत में, तो यही कहेगा कि मैं लंबे वक्त तक चलूं। लेकिन ये आपको भी पता है, एक वक्त था कांग्रेस का भी, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, वो नारा चलता था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इंदिरा जी को कोई हरा सकता है। फिर भी उनको जाना पड़ा घर, इतनी पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भी। तो कोई परमानेंट नहीं है, कोई अमर पट्टा लेके आया नहीं है, कोई स्थापित नहीं है। सबको जाना ही है आने के बाद। मुझे तो लग रहा है बस ये उनके इनका आखिरी वक्त है। अब धीरे धीरे इनको पता चलेगा कि आगे कैसे टफ होता है ये राजनीति। क्योंकि अब देखो, जो एक जुआड़ था 1903 के बाद का, भक्तों का, मोदी भक्तों का, जो हिंदुत्व को लेके निकले थे मजबूती से, वो 2002 में 2022 में यंग हुए, और अब वो बूढ़े होने आए हैं। तो अब कब तक ये चलेगा? अब तो नई पीढ़ी आ गई है जगह लेने के लिए। तो अब जो 2002 के बाद की नई पीढ़ी जो यंग अभी बैठी है, तो वो नेतृत्व करेगी। नो डाउट वक्त लगेगा, लेकिन सब चीजें सुधरेगी, बदलेगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जतिन पटेल साहब, आपने उम्मीद की जी जी। बात कही है। पूरे देश को उम्मीद रखनी चाहिए और अच्छे दिन का इंतजार करना चाहिए। हालांकि मोदी जी ने कई तरह के नारे लगाए, सबका विश्वास, सबका विकास, लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आया। और जिस तरह से नौजवान में बेचैनी है बेरोजगारी की वजह से, आम लोगों में बेचैनी है महंगाई की वजह से, आम लोगों में बेचैनी है बढ़ती हुई नफरत की वजह से, कोई कैसे सोच सकता है कि उसका कोई पड़ोसी, अगर कोई पड़ोसी है और वो एक दूसरे से अपने आप को खतरा महसूस करने लगे, तो फिर वो समाज कहां अच्छा समाज रह सकता है, कहां देश आगे बढ़ सकता है। और ये देश ऐसा है जिसकी पहचान दुनिया भर में बहुत से धर्मों, बहुत से मजहबों के लोगों के एक साथ रहने के लिए मिसाल के तौर पर बताई जाती थी, उदाहरण दिया जाता था। लेकिन अब ऐसी नफरत की बातें बढ़ाते बढ़ाते यहां तक पहुंच गए कि भीड़ कहीं भी इकट्ठी होती है, किसी एक आदमी को जान से मार देती है और वीडियो भी बनाती है, अपना इतना खतरनाक चेहरा लोगों के सामने रखते हैं। ये खुद अपने आप में बहुत बड़ी गिरावट है कि किसी बेगुनाह को कोई मारे और मारने वाला उस पर गर्व करे, फख्र करे। ऐसे हालात में बहरहाल उम्मीद की बात आपने कही, उसके लिए मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी पॉजिटिव बात कही आपने। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।